आज के निबंध का विषय है भारतीय समाज में नारी की स्थिति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नव पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आइए सर्वप्रथम हम लोग, जैसा कि पीछे के निबंध में भी हमने आपको बताया था कि हम लोग सर्वप्रथम रूपरेखा तैयार करेंगे संक्षेप से। उसके तैयार करने से हमें फायदा क्या होता है कि निबंध जब हम लिखते हैं, संक्षिप्त रूपरेखा की आवश्यकता हमें उस समय महसूस होती है जब तुरंत ही किसी विषय पर हमको निबंध लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र सामने आता है और आते ही हम देखते हैं प्रश्न पत्र को कि याद किया गया निबंध से हटकर किसी अन्य विषय पर निबंध आ गया है। तो ऐसे अवसर पर निबंध की संक्षिप्त रूपरेखा बना लेनी अति आवश्यक होती है। और इससे होता क्या है कि निबंध का रूप अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग उसके रूपरेखा पर ध्यान दें थोड़ा। हमने जो बिंदुओं को दिया है वो 7 बिंदु हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्राचीन काल में नारी की स्थिति, तीसरा समाज में स्त्रियों का स्थान, चौथा स्त्री शिक्षा का ध्येय तथा स्वतंत्रता का मूल्य, पांचवा जीवन के संचालन में स्त्रियों का योग, और छठवां हमने ऐसे ही एक बिंदु बनाया है कि इस प्रकार हम देखते हैं। और 7वां बिंदु है उपसंहार। रूपरेखा का प्रथम बिंदु प्रस्तावना। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न वर्गों तथा जातियों के लोग निवास करते हैं। सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं, फिर भी सब में एक मौलिक एकता है। इन सब विभिन्न वर्गों से मिलकर भारतीय समाज बना है। इस समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है अनेकता में एकता। इस समाज में जाति भेद तथा स्थान भेद के कारण विभिन्न प्रकार की परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस समाज का अधिकांश भाग वैदिक धर्म से संबंधित धर्मों को मानता है। इसका रूपरेखा का दूसरा बिंदु प्राचीन काल में नारी की स्थिति। नारी आदिकाल से पुरुष का सहयोग करती आ रही है। विभिन्न युगों में जहां पुरुषों ने घटना प्रवाह को मोड़ा है, वहां स्त्रियों ने भी उन युगों के इतिहास के निर्माण में अस्थायी महत्व के नवीन पृष्ठ जोड़ा है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष से बहुत पीछे नहीं है, या यूं कहें कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वह पुरुष से कंधा मिलाकर जीवन युद्ध लड़ती आई है। इन दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। बहुत प्राचीन काल में भी हमारे समाज में नारी की स्थिति महत्वपूर्ण थी। वैदिक काल में यज्ञादि धार्मिक कार्यों में पुरुष के साथ गृहिणी की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। समाज व्यक्तियों का समूह है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित है। भारतीय समाज में पुरुष घर के बाहर के कार्यों का उत्तरदायी तथा प्रबंधक रहा है और स्त्रियां गृह लक्ष्मी के रूप में घर गृहस्थी की अधिकारिणी रही हैं। भारतीय समाज में लौकिकता और पारलौकिकता दोनों के लिए समुचित विधान है। स्त्रियां दोनों विधानों में पुरुषों की अर्धांगिनी और सहधर्मिणी मानी जाती हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है स्नेह
और आंखों में पानी। हिंदू समाज में स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार। हिंदू समाज में पुरुषों का कर्तव्य है धनोपार्जन करना तथा अन्य बाह्य विषयों पर भी उनका पूर्ण अधिकार रहता है। यदि पुरुष का स्थान गृहों में श्रेष्ठ होता है तो स्त्रियों की आज्ञाएं भी अकाट्य हैं। परिवार संबंधी कार्यों को स्त्रियां ही सुचारू रूप से चला सकती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता भी ठीक ही कहा गया है। इसी प्रकार जीवनम नष्ट को भोजनम जन्म जष्टम को भार्यायम, यह जीवन के विषय में कहा गया है। जीवन की सार्थकता स्त्रियों पर ही निर्भर करती है। तीसरे बिंदु पर ध्यान दें, समाज में स्त्रियों का स्थान। सांसारिक जीवन में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा है। हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक सामान्य तथा दूसरा व्यक्तिगत। चूंकि भारत में वर्तमान अवस्था में अधिकांशतः पैतृक उत्तराधिकार माना जाता है, अतः वंश परंपरा को सुचारू रूप से चलाने में स्त्रियों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। अतः उसके लिए नैतिकता का बंधन है। विवाह के अवसर पर जिन विधियों का पालन होता है उनमें प्रयुक्त मंत्रों का व्यापक तथा आदर्शपूर्ण अर्थ है। वर वधू आत्मसमर्पण करते हैं, यह केवल सांसारिक न होकर आध्यात्मिक भी होता है। इस प्रकार भारतीय समाज में नारी का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ एवं ऊंचा है। चौथा बिंदु ध्यान दें, स्त्री शिक्षा का ध्येय तथा स्वतंत्रता का मूल्य। आज स्त्री शिक्षा का ध्येय ही अधूरापन या भिन्न शिक्षा का संकेत कर रहा है। आज की शिक्षित स्त्रियों का अधिकांश भाग पूरक न बनकर प्रतिद्वंदी बनने के फेर में रहता है। परिणामतः गृहस्थ जीवन आर्थिक प्रचुरता में भी नारकीय बन जाता है। परंतु जहां नारी पूरक बनने की भावना रखती है वहां अभाव में भी आनंद और अलौकिक सुख प्राप्त होता है। जहां स्वतंत्रता की भावना स्वच्छंद वातावरण बना देती है वहां पारस्परिक संबंध बिगड़ जाता है। पांचवा बिंदु ध्यान दें, जीवन के सरल संचालन में स्त्रियों का योग। वास्तव में भारतीय समाज में स्त्रियों का योग इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हीं के त्याग तथा सद्भावना के कारण जीवन जीने योग्य बना रहता है। समाज के सभी स्तर के सहयोग से ही जीवन का आनंद आता है। घर में आने वाली अनेक आपत्तियों एवं कठिनाइयों में पुरुष का सहारा एवं आत्मविश्वास देने में एकमात्र नारियों का ही हाथ होता है। वे जिधर चाहे अपने घर के अपने परिवार के लोगों को मोड़ सकती है। एक स्त्री चाहे घर को बिगाड़े या बनाए, सब उसी के हाथ में है। यदि नारी पढ़ी लिखी समझदार है तो घर स्वर्ग बना रहेगा, अन्यथा वह किसी भी प्रकार से घर के बोझ को तथा अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से नहीं चला सकती। निर्धन परिवार में नारी यदि सुशिक्षित है तो अनेक प्रकार के व्यर्थ खर्चों से धन बचाकर उनकी उचित व्यवस्था कर सकने में समर्थ हो सकती है। जैसे सुशिक्षित नारी अपने घर के बच्चों को स्वयं पढ़ाकर अतिरिक्त व्यय से मुक्ति पा सकती है। आइए अगला बिंदु, इस प्रकार हम देखते हैं समाज की विविध सामूहिक तथा व्यक्तिगत दशाओं को सूक्ष्मता से देखने पर
दो प्रकार की स्थितियां स्त्रियों की दिखाई पड़ती है और पुरुषों को उन्हीं में से एक का समर्थन करना पड़ता है। एक में पाश्चात्य देशों की तरह स्त्री और पुरुष की अपनी अपनी स्वतंत्र स्थिति रहती है और पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत ही दायित्व रहता है। दूसरे में भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुकूल प्रकार का ही स्थान स्त्रियां पा रही हैं तथा अब भी अपवादों के साथ उसी प्रकार है, पर भविष्य में यह किस रूप को धारण करेगी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवर्तन और अनुकरण हो रहा है। आइए अब उपसंहार को समझते हैं, देखते हैं। भारत में नारी का आदर्श अत्यंत उच्च है और आजकल तो सभी कार्यों में नारी को विशेष सुविधा प्राप्त हो रही है। क्या राजनीतिक, क्या आर्थिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में वह अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रही है, जिससे समाज क्रमशः उच्च स्थिति को प्राप्त करता जा रहा है। नारी ही बनकर सबकी श्रद्धा और सहयोग अर्जित कर सकती है। तितली बनकर वह स्वयं तो डूबेगी ही, समाज को भी डुबो देगी। भारतीय नारी पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से आने वाली यूरोपीय संस्कृति के त्याग मुंह में न फंसकर यदि अपनी भारतीयता बनाए रखे तो इससे उसका और समाज का दोनों का हित साधन होगा और वह उत्तरोत्तर प्रगति करती जाएगी। कविवर पंत ने लिखा है, यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर तो वह नारी उनके भीतर। तो आज हम लोगों के निबंध का विषय था भारतीय समाज में नारी की स्थिति। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर हमने रूपरेखा के बिंदुओं, जिसको मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। प्रस्तावना, प्राचीन काल में नारी की स्थिति, समाज में स्त्रियों का स्थान, स्त्री शिक्षा का ध्येय तथा स्वतंत्रता का मूल्य, जीवन के संचालन में स्त्रियों का योग और छठवां बिंदु इस प्रकार हम देखते हैं। सातवां उपसंहार और आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर देखिएगा कि अन्य संबंधित शीर्षक बोल करके हमने एक दिया है, जिसमें जो इससे मिलते जुलते शीर्षक हैं उस पर भी आप जो है इस निबंध को लिख सकते हैं। जैसे भारतीय नारी और भारतीय समाज, दूसरा है भारतीय नारी की सामाजिक दशा, तीसरा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, चौथा नारी उत्थान और पांचवा नारी जागरण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।